चलिए अब बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के फिजिक्स के क्विक रिवीजन के इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है और इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पद हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कोई भी दर्पण, ऐसा दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस सरफेस से लाइट टकराकर रिफ्लेक्ट होता है, जिस सरफेस से लाइट टकराकर रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको रंग देते हैं, पीछे वाले भाग को हम किसी चीज से रंग देते हैं। हम देखते हैं कि नॉर्मल मिरर क्या होता है कि उसके पीछे वाला पार्ट जो है रंगा हुआ होता है, और यहां पे हम क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट रंग देते हैं। तो यहां पे एक चीज आप देखिए, हम इसको ए बी कर देते हैं, हम इसको ए बी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि ये वाला जो इमेज जो मिरर है, मिरर जो ए है, उसका परावर्तक पृष्ठ का पीछे वाला भाग रंगा हुआ है, और यहां पे हम देखते हैं कि इसका ये पीछे वाला भाग रंगा हुआ है, यानी कि ये पार्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, जिसके परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, कर्व हो, यानी कि देखो क्या है कि कर्व है, वो क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण जो है दो तरीके के होते हैं। एक जो है अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा जो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहां से भी आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले गोलीय दर्पण वो होते हैं जिनके पृष्ठ जो है, परावर्तक पृष्ठ जो है स्फेरिकल है, वक्रित है, कर्व्ड है। जैसे चम्मच होता है ना, चम्मच भी हम देखते हैं कि क्या एक पार्ट उसका धंसा हुआ होता है, उसमें हम अपना इमेज देख पाते हैं, दूसरा इमेज दूसरे तरफ से देखते हैं जो उभरा हुआ वाला पार्ट होता है, तो वो भी क्या है, चम्मच ना कर्व्ड है, यानी कि वक्रित है, तो वो एक दर्पण की भांति काम करता है। तो दर्पण जो है दो तरीके के होते हैं गोलीय दर्पण, एक होते हैं अवतल दर्पण और दूसरे होते हैं उत्तल दर्पण। इसका पीछे ये वाला भाग हम रंग देते हैं अवतल दर्पण में, और इसका ये वाला पार्ट हम रंग देते हैं, कलर कर देते हैं। तो रिफ्लेक्ट करने वाला पार्ट जो है आगे है, और यहां देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करने वाला पार्ट देख रहे हैं धंसा हुआ है, और यहां देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करने वाला पार्ट जो है उभरा हुआ है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, जैसे चम्मच ऐसे होता है ना, उभरा हुआ होता है ये वाला पार्ट, तो वो उत्तल दर्पण की भांति काम करता है। और दूसरा जब हम देखते हैं कि चम्मच ऐसे होता है, एक तरफ से वो अपोजिट देखें इस तरीके से, तो वो धंसा हुआ वाला पार्ट होता है। तो गोलीय दर्पण में ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है अवतल दर्पण कहलाता है, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब हमको क्या करना है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में कुछ टर्म पढ़ने हैं, उनके कुछ पद पढ़ने हैं। किस तरीके से अवतल या उत्तल दर्पण इमेज बनाते हैं, किस तरीके से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इमेज बनाते हैं, उससे पहले इसके कुछ टर्म है, कुछ पद हैं। जैसे कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो सब्जेक्ट के कुछ अपना वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में बिना समझे हुए, जैसे बायोलॉजी पढ़ना है तो सेल के बारे में पढ़े हुए, सेल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, लाइजोसोम्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं। तो ये क्या है, कुछ टर्म्स हैं सेल के जो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से जब हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे ना, तो उसके भी कुछ टर्म्स हैं, उनको समझने के लिए कि उनके इमेज कैसे बनते हैं, तो कुछ टर्म्स को पढ़ना जरूरी हो जाता है। जैसे ये हमारा क्या है, ए है, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम अवतल दर्पण कह लेते हैं ना, इसको अवतल दर्पण कहते हैं, और इसको हम बी कर लेते हैं, और ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। और इसको ध्यान से आप देखते रहिए और किस चीज को क्या कहते हैं समझते रहिए। तो अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य में एक पॉइंट होता है। अवतल दर्पण
या गोलीय दर्पण के किसी भी क्या होता है परावर्तक पृष्ठ के मिडिल में, परावर्तक पृष्ठ के अवतल या उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मिडिल में एक पॉइंट होता है, या सबसे मिडिल वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। इसको हम पोल भी कहते हैं ना, पोल भी कहते हैं, तो इसको भी पोल कहेंगे। इसको हम P से डोनेट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण उसके परावर्तक पृष्ठ के, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो ध्रुव या पोल कहलाता है, जिसे हम P से डोनेट करते हैं। वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में सेम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि कोई भी गोलीय दर्पण जो होता है ना, वो किसी ना किसी गोले का भाग होता है। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये क्या है, किसी ना किसी गोले का, किसी ना किसी गोले का भाग है ना, किसी ना किसी गोले का भाग है ये। तो हमारा जो भी दर्पण होता है ना, जैसे ये अवतल दर्पण ही हुआ, ये क्या है, किसी ना किसी गोले का ये भाग है। ये वाला पार्ट जो है, इमेज जो है, हमारा किसी ना किसी दर्पण का भाग है। यानी कि हमारा गोलीय दर्पण जो होता है किसी ना किसी गोले का भाग होता है। और गोले का क्या होता है, गोले का अपना एक सेंटर होगा ना, इस गोले का अपना एक सेंटर होगा, इस गोले का भी क्या होगा, अपना एक सेंटर होगा। वही क्या कहलाता है, वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब यहां से समझिए कि वही क्या कहलाता है। इसको मिटा देते हैं, पोल और ध्रुव को सिर्फ P लिखते हैं, आप याद रखिए, है ना। तो ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा P है जिसे हम ध्रुव या पोल कहते हैं। ये हमारा क्या है, वक्रता, दर्पण का वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसे हम C से डिनोट करते हैं। ये क्या था, ये हमारा पोल था जिसको हम ध्रुव कहते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। अब जो है ठीक है ना। यहां भी देख लेते हैं, ये भी क्या है, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि लाइन खींचना आगे के लिए आसान हो जाए। ये हमारा क्या है, पोल है, ध्रुव है जिसे हम P से डोनेट करते हैं, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, दर्पण का वक्रता केंद्र है जिसे हम C से डिनोट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दोनों जो टर्म है, पोल क्या होते हैं, परावर्तक पृष्ठ के मिडिल वाला पार्ट होते हैं दोनों में, अवतल और उत्तल दर्पण में। वक्रता केंद्र क्या होता है कि वक्रता केंद्र ये जो दर्पण है ये किसी ना किसी गोले का भाग होता है, और उसका जो सेंटर होता है ना, वही वक्रता केंद्र कहलाता है। अब हम एक चीज देखते हैं कि ये जो त्रिज्या जो होती है, यानी कि उस गोले की जो त्रिज्या है, ये अगर गोला है हमारा तो इसका ये त्रिज्या हुआ, तो गोले का ये त्रिज्या क्या कहलाता है कि गोले का त्रिज्या उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ये जो त्रिज्या है यानी कि पोल से लेकर C तक के बीच का जो जगह है वो दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। ऐसे ही आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, डेश दे देगा, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड दे देगा ना आपका। तो आप देखिए यहां भी वही चीज है कि परावर्तक पृष्ठ के मिडिल के यानी कि पोल और वक्रता केंद्र के बीच का जो ये लेंथ है, जो दूरी है, वो क्या कहलाता है, वो दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। एक्चुअल में दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है, उस गोले का ही त्रिज्या है जिसका दर्पण भाग है। तो यहां से ये चीजें समझना जरूरी है। अगर हम आपको ये समझना है कि दर्पण के द्वारा इमेज कैसे बनते हैं, तो आपको ये टर्म याद रखना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से टर्म आते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक ऐसा लाइन जो वक्रता केंद्र और पोल से गुजरता है वो क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। एक ऐसा लाइन जो वक्रता केंद्र और पोल से गुजरता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। क्या कहलाता है, मेन एक्सिस।
है ना। यहां भी एक ऐसा लाइन जो पोल और उसके वक्रता केंद्र से गुजरता है वो क्या कहलाता है, वो मुख्य अक्ष कहलाता है। ये पूरा लाइन जहां तक ये लाइन जाए, जहां तक ये लाइन जाए वो क्या कहलाता है, वो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है, जो उसके पोल से और उसके वक्रता केंद्र से गुजरकर जाता है। इसे एक्स एक्स या एक्स और एक्स एक्स से डोनेट किया जाता है। तो ये कुछ टर्म थे, ये कुछ टर्म थे जो आपको पता होना चाहिए था कि दर्पण का अपना एक पोल होता है जो परावर्तक पृष्ठ के मिडिल में होता है, उसका अपना एक वक्रता त्रिज्या होता है। वक्रता त्रिज्या कुछ नहीं है, उस गोले की जो त्रिज्या है वही त्रिज्या है। एक वक्रता केंद्र होता है, एक, इसे आर से डिनोट करते हैं, एक वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र एक्चुअल में उस गोले का केंद्र होता है, सेंटर होता है। ठीक है, फिर मुख्य अक्ष होता है। तो ये चीजें हम मिटा देते हैं। अब हमको जो है फोकस के बारे में पढ़ना है और फोकस के बारे में समझना है, तो मिटाते नहीं है, फिर छोटा छोटा इमेज हम इधर बना लेते हैं ऊपर नीचे और इसी पे हम उसको समझ लेते हैं, आसान रहेगा। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी करके आप देखिए, आपको जो है चीजें समझ में आएगी। आपको कहा जाएगा कि आप क्या कीजिए, एक अवतल दर्पण लीजिए, है ना, एक अवतल दर्पण लीजिए और उसको सूर्य की तरफ कीजिए, सूर्य की तरफ कीजिए। आगे क्या कीजिए, एक पेपर ले लीजिए, एक पेपर बिछा लीजिए, यानी कि जो आप मिरर रखते हैं ना उसके आगे एक पेपर बिछा लीजिए और थोड़ा सा मिरर को आगे पीछे कीजिए। आपको क्या होगा ना कि मिरर के ऊपर एक पॉइंट दिखेगा, एक चमकीला पॉइंट दिखेगा, है ना, एक चमकीला पॉइंट दिखेगा। एक्चुअल में यही जो है ना क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अगर आप अवतल दर्पण लेते हैं और उसको सूर्य की तरफ रखते हैं, आगे एक पेज रखते हैं, तो उस पेज पे एक चमकीला बिंदु दिखाई देगा, वही आपका फोकस कहलाता है, यानी कि दर्पण का फोकस कहलाता है। और हो सकता है कि वो कागज जो है जलने लगे। तो एक्चुअल में हुआ क्या था ना, एक्चुअल में हुआ ये था कि दर्पण के सामने आने वाली समानांतर रेखाएं, दर्पण से आने वाली समानांतर रेखाएं एक बिंदु से गुजरती हैं, एक बिंदु से गुजरती हैं। ये बिंदु कौन है, ये है ना। तो हम जब देखते हैं कि कोई भी लाइट आती है ना तो एक बिंदु को क्रॉस कर रही है, वही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो हम कह लेते हैं कि मान लेते हैं हमारा फोकस कहाँ है, हमारा फोकस यहाँ पे है, और एक हमारा फोकस कहाँ है, हमारा फोकस यहाँ पे है। आप जब उसका स्थान निर्धारित कीजिएगा ना, फोकस का जब स्थान निर्धारित कीजिएगा तो आप देखिएगा कि वो पोल और वक्रता केंद्र के बीच में आता है, इसके और इसके बीच में आता है ना। तो ये फोकस कहलाता है। और अगर आप और ध्यान से देखिए तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि फोकस जो होता है वो वक्रता केंद्र और पोल के एकदम बीच में होता है, एकदम बीच में होता है, यानी कि हाफ होता है। ये हमारा फोकस है ना। और इस तरीके से पोल और फोकस के बीच का जो दूरी कहलाता है ना वो फोकस दूरी कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। पोल और फोकस के बीच का जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाता है। इसको हम F से डिनोट करते हैं, इसको हम F से डोनेट करते हैं। और आगे आप ठीक से ध्यान से देखिए तो R जो होता है ना 2F के बराबर होता है। R जो है क्या होता है, 2F के बराबर होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये होता है, यानी कि R क्या होता है, फोकस का दुगुना होता है, या हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो है ना त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। यानी कि दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है, फोकस दूरी के दोगुने होती है, और फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधे होता है, आधी होती है। यानी कि ये लेंथ जो है ना ये क्या है, R है, ये R है, त्रिज्या है, और ये क्या है, ये दूरी जो है फोकस है, ये दूरी फोकस है, और ये एक्चुअल में क्या होता है, आधा होता है त्रिज्या के
आधा होता है ना। तो ये सारी चीजें जो है इसके बारे में पढ़नी थी, एक बार से ऑल आपको रिकॉल करा दे, हो सकता है कि चीजें एक दूसरे में मिल गई हो। आप ध्यान से सुनिए, हम क्या पढ़े, हम समझे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है ना, वैसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ धसे हुए यानी कि वक्रित होते हैं, कर्व्ड होते हैं, जिनके परावर्तक पृष्ठ कर्व होते हैं, वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं उत्तल दर्पण और दूसरे जो होते हैं अवतल दर्पण। वैसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। तब क्या देखते हैं कि परावर्तक पृष्ठ जो है ना क्या होता है कि उभरा हुआ होता है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पोल जो है परावर्तक पृष्ठ के अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण में जो पोल होता है वो परावर्तक पृष्ठ के मिडिल में होता है। यहां भी देख रहे हैं कि परावर्तक पृष्ठ के क्या है, मिडिल में है, एकदम से सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र एक्चुअली में उस गोले का सेंटर है, इस गोले का ये सेंटर था जो एक्चुअल में बाद में क्या हो गया, उस दर्पण का भी वक्रता केंद्र हो गया। पोल और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच का जो दूरी है वो वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर देख रहे हैं पोल और फोकस के बीच की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है, पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एफ क्या होता है इसके बारे में भी हम समझे। और एक चीज और देख लेते हैं कि इनका जो मिरर का जो लेंथ होता है ना, ये मिरर का जो लेंथ है, ये मिरर का जो लेंथ है, ये मिरर का जो लेंथ है, इसे अगर हम एम और एन से डोनेट करें तो इसकी जो दूरी है ना, जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये द्वारक या अपर्चर कहलाता है। ये चीजें बच गई थी। फिर हम देखें कि वक्रता केंद्र और पोल से गुजरने वाली जो सीधी लाइन होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से किस तरीके से इमेज बनाए जाते हैं। चलिए अब हम बिना इंतजार किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण कैसे करते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं ना कि किरण आरेखों का हम लाइट रे का जैसे इमेज बनाते हैं तो इस तरीके से हम खींचते हैं, एक लाइट यहां से यहां खींचे तो ये क्या है, लाइट रे है, और इससे देखते हैं कि इमेज बनता है। तो आखिर ये लाइट रे किस तरीके से जाएंगी, कहां से गुजरेंगी, कहां टकराएंगी, तो कैसे निकलेंगी, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। यानी कि उन लाइट रे किरण आरेखों के बारे में पढ़ना है कि अगर कोई लाइट रे आता है और दर्पण से टकराता है तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, इस बारे में पढ़ना है। हमको यह समझना है कि अगर लाइट रे आता है और मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। फिर हम यह भी समझेंगे अगर लाइट रे है, सेंटर से गुजरता है, वक्रता त्रिज्या से गुजरता है तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से गुजरता है तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, और यदि पोल से गुजरता है तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। फिर इसका इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि अवतल दर्पण यानी कि ये इमेज बनाने के लिए कुछ नियम्स है, इमेज बनाने के लिए कुछ नियम्स है और इसको जानना जरूरी है। और उसके बाद तब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा किस तरीके की इमेज बनते हैं। फिर वहां वही चीज आएगा कि वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, है ना, छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, ये सारी चीजें जो है हम सीखेंगे। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि दो हम दर्पण बना लेते हैं। एक जो है छोटा थोड़ा सा बनाते हैं ना, दो दर्पण, एक दर्पण और बी। ये क्या है, बी वाला है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका ये वाला पार्ट रंगा हुआ है, सामने वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्टेड पार्ट है, परावर्तक पृष्ठ है। और यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो है इसका रंगा हुआ है, पीछे वाला, ये हमारा क्या है, ये है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। कुछ नहीं करना है, मेन एक्सिस पे एक लाइन खींच लेना है, हमारा P है, यहाँ पे क्या करना है, F ले लेना है और वक्रता त्रिज्या ले लेना है। फिर यहाँ भी वही काम करना है ना, यहाँ भी हम F ले लेते हैं, फोकस ले लेते हैं और वक्रता त्रिज्या ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, कि दर्पण पर यानी कि दर्पण के समानांतर आने वाली, दर्पण के
समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें आ रही है ना, समानांतर दर्पण के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है कि नहीं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें। अब यहां से यह समझना है, इसको यहां से ऐसे कर देते हैं ना, डायरेक्शन यहां दिखा देते हैं, ठीक है, और इसका डायरेक्शन हम यहां दिखा देते हैं। तो क्या हो रहा है इस कंडीशन में, यह हो रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में, ध्यान से सुनना है, अवतल दर्पण में क्या होंगी, ये मुख्य फोकस से गुजरेंगी, मुख्य फोकस से गुजरेंगी। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरेंगी। और यहां पे देखते हैं कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से अपसरित होती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ऐसा लगेगा ना कि ये मुख्य अक्ष से निकला हुआ है। एक्चुअली में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के पास जाएगा नहीं, है ना, मुख्य अक्ष के पास अपसरित होता प्रतीत होगा। यहां क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष से गुजर रहा है, सीधा सीधी अब बात सुन लीजिए कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से गुजरता है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से गुजरता है जब लाइट जो है समानांतर है दर्पण के। उत्तल दर्पण में जब लाइट समानांतर है दर्पण के तो मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, गुजरेगा नहीं, अवतल दर्पण में गुजरेगा और यहां पे क्या होगा, गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो ये चीज समझ लेना, यहां पे क्या होगा कि मुख्य फोकस से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसी चीज को आप 2 या 3 बार ये देखें। यहां क्या होगा, मुख्य फोकस से अपसरित होगा, फोकस से, या हम लिखते हैं मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, गुजरता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन गुजरेगा नहीं, है ना। चलिए ये हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर एक दूसरा कंडीशन बनाते हैं। आप इसको याद रखिए कि जब मुख्य फोकस से अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजर जाएगा, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरेगा नहीं बल्कि गुजरता हुआ प्रतीत आएगा। फिर से हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं, P बनाते हैं, F हमारा ले लेते हैं और C ले लेते हैं। ठीक इसी तरीके से क्या करते हैं, F ले लेते हैं, C ले लेते हैं, है ना। अब अगर आपसे कहे कि किसी दर्पण या ऐसे कहे कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से अगर कोई किरण गुजरता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से अगर कोई किरण गुजरता है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। देखिए तो क्या हो रहा है कि अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, अवतल दर्पण में जब कोई लाइट रे मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से गुजरता है तो क्या होता है कि गुजरने के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रहा है। यहां पे क्या होता है ना कि अगर कोई लाइट रे मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा तो वो क्या हो गया कि मुख्य अक्ष से समानांतर निकलेगा। यहां भी वही चीज हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष से गुजरेगा तो समानांतर निकलेगा। यहां जो है यहां क्या हो रहा है कि फोकस से गुजरेगा तो मुख्य अक्ष से समानांतर निकलेगा। और यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर फोकस की ओर निर्देशित है, ये कहां निर्देशित है, देखिए तो फोकस की तरफ निर्देशित है ना, तो रिफ्लेक्ट होगा तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। पहले कंडीशन में हम देखें कि समानांतर आ रहा है, फोकस से निकल जाएगा। अब देख रहे हैं कि फोकस से जाएगा तो समानांतर निकल जाएगा। उसमें हम देख रहे थे पहले वाले में कि समानांतर आ रहा था और फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा था। यहां पे देख रहे हैं कि फोकस की ओर इसका डायरेक्शन है, लेकिन फोकस की ओर इसका डायरेक्शन है, तब ये क्या हो रहा है, समानांतर निकल रहा है। ये सारी चीजें पूछी जाती है आपसे, किरण आरेख के बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा इसी तरीके से कि यदि अवतल दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी तो निम्न में से
कहां से निकलेगी, ए बी सी डी करके पूछ देगा। ठीक से उसी तरीके से अवतल दर्पण में यदि मुख्य फोकस से के तरफ निर्देशित है तो परावर्तित किरण कहां निकलेगी, ये चीजें आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिना देर किए हुए आप समझ गए होंगे इस चीज को। फिर से हम क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण फोकस सेंटर, है ना, उत्तल दर्पण फोकस सेंटर। अब यहां पे अवतल दर्पण में देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी ना, वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो फिर उसी पथ पे वो रिटर्न हो जाएगी, उसी पथ पे रिटर्न हो जाएगी। वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उसी पथ पर रिटर्न हो जाएगी अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होगा, जब वो क्या होगा, उत्तल दर्पण में जब वो वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होगी, जब वो वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होगी तो फिर जो है उसी पथ पर वो भी रिटर्न हो जाएगी, गुजरेगी नहीं। उत्तल दर्पण में ये गुजरेगा नहीं, क्या होगा कि उस तरफ निर्देशित होगा। अगर उत्तल दर्पण में वो वक्रता केंद्र की तरफ निर्देशित है तो फिर से उसी पथ पर क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। एक और बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं और फिर से इसको रिवीजन करते हैं, है ना। लास्ट पोल है, एफ है, सी है, पोल है, एफ है, सी है। अगर लाइट रे पोल के तिर्यक दिशा में आती है, पोल के तिर्यक दिशा में आती है तो फिर ये तिर्यक दिशा में ही रिटर्न हो जाएगी अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में तिर्यक दिशा में आएगी तो तिर्यक दिशा में ही रिटर्न हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से ये उत्तल दर्पण में भी अगर पोल के तिर्यक दिशा से आती है तो फिर ये तिर्यक दिशा में ही रिटर्न हो जाएगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण यहां भी बराबर होगा। तो ये चीजें थी। अब फिर से आपको एक बार लिख कर रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको चीजें जो है समझ में आ जाए। पहला, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आता है, फिर से रिवीजन करा देते हैं, लिखते नहीं है वक्त ज्यादा लगेगा। तो किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश किरण आएगी तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी और उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेंगी। देखो, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर ये आता है तो क्या होगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। यहां भी देखो, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो क्या होगा, ये यहां से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि मुख्य फोकस ये भी है ना, मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। ठीक इसी तरीके से अगर फोकस से गुजरता है अवतल दर्पण में तो समानांतर निकलेगा, वहीं उत्तल दर्पण में क्या होगा कि निकलता हुआ प्रतीत होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटर से गुजरेगा, अगर सेंटर से गुजरेगा, वक्रता त्रिज्या से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो फिर उसी पथ पर रिटर्न हो जाएगा और पोल से गुजरेगा तो फिर वही डायरेक्शन बनाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको किरण आरेख के बारे में पढ़नी थी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इमेज बनाकर देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सारे इमेज बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं, फिर एक चार्ट बनाएंगे और उसमें जो है आपको हम रिवीजन करा देंगे।